हाँ सर, आगे सर जैसे आपने स्किल्स वगैरह की बात की, हाँ, ये इंडियनाइजेशन। हाँ, अभी शायद मैं अब समझ गया। हाँ, आपने पूछा था इंडियनाइजेशन। कि इसका भारतीकरण, देखिए जब हम पहले की भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, आप देखेंगे गुरुकुल शिक्षा कैसे चलती थी, तो आपको प्राचीन समय से लेकर बहुत सारे गुरु वशिष्ठ जी के बारे में, गुरु संदीपनी जी के बारे में जो श्री कृष्ण जी के गुरु हुए, और इस तरह करते करते अगर उनके शिष्यों के बारे में तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ऐसे बहुत सारे उनके शिष्य दिखेंगे। और उसके बाद विश्वामित्र जी हो गए, उसके बाद आप आएंगे और आगे जाके तो हमारे यहाँ कौटिल्य हो गए, उसके बाद उनके शिष्य चंद्रगुप्त हो गए, वराहमिहिर हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको भी एक जगह पे कोट करना मुश्किल होगा, लेकिन ये इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें भारतीय जो शिक्षा है उसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो उनके शिष्य हैं, दोनों की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो इसमें था कि जब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा को ग्रहण करते थे तो हम उस शिक्षा का महत्व ये समझते थे, शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है हमारे अंदर ज्ञान को पैदा करने के लिए। देखिए शिक्षा क्या है, इनपुट है, हम दे रहे हैं शिक्षा हमारे ज्ञान को, उस शिक्षा को यूज करेंगे एनालिसिस के द्वारा, और तब हम सोचेंगे कि वो रेलिवेंट है हमारे लिए कि नहीं। तो उस शिक्षा को आने वाले समय में कैसे रेलिवेंट बनाया जाए, ये हमारा ज्ञान ही हमें उस तरफ लेकर जाएगा, गाइड करेगा, निर्देशित करेगा। तो जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तो बुकिश नॉलेज को प्रमोट करती थी कि आपने पढ़ लिया, रोजगार मिल गया, काफ़ी है। लेकिन उसके कारण आप देखेंगे समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, अभी बहुत सारी लोनलीनेस हो रहा है यूथ में, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे स्टूडेंट्स के साथ हमारा गैजेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, हम अकेले रहने लगेंगे तो सोसाइटी से कट जाएंगे, गैजेट पे डिपेंडेंसी होगी तो वर्चुअल लाइफ में रहना शुरू कर देंगे, तो लोगों से जो सामाजिकता है वो कटेगी। तो अगर समाज में रहने के साथ साथ जो हमारी लर्निंग होती है, अगर हम समाज में ही नहीं रहेंगे तो वो लर्निंग कैसे होगी, तो हम शायद उससे कट जाएंगे। और शिक्षा, मान लीजिए आप मान लीजिए कि मुझे रोबोट बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं रोबोट बना सकता हूँ जो दूसरों को सर्व करे। ये दूसरों को सर्व करे ये कब आएगा, जब मुझे उस समाज की जरूरत पता होगी। आवश्यकताओं के बारे में पता होगा। नहीं तो मैं सोचूंगा ऐसा रोबोट बनाता हूँ जो दूसरे को मारेगी। तो ये हमारी शिक्षा जो हमारा ज्ञान पैदा कर रही है, वो शिक्षा वही हमें बताएगी कि समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, और जो हम शिक्षा के माध्यम से सीख रहे हैं उसको कैसे समाज की बेहतरी में लगाएं। तो एक तरह तो हमारा चरित्र निर्माण कर रही है हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली, वो चरित्र निर्माण करती है। चरित्र निर्माण से सिर्फ इतना आशय है कि हम सिर्फ स्वयं के बारे में ना सोचें। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली आपके सिर्फ व्यक्तिगत उत्थान की बात करती है, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ समाज के उत्थान और राष्ट्र उत्थान के लिए भी प्रेरित करती है। यही अंतर है पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति में और भारतीय शिक्षा संस्कृति में। अब जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन में जो बच्चा आता है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए गए, जैसे एईसी वगैरह, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स करके। तो इसमें क्या है कि अब अच्छा दूसरा एक और अभी ग्रेजुएशन जो मतलब हायर एजुकेशन में क्या चेंज आया है, एक तो मैंने बताया मल्टीलेटरल और मल्टी एग्जिट का आपके पास प्रावधान है। दूसरा है कि जैसे बीए हम लोग करते थे, बीएससी बीकॉम, तो समझ में आ जाता था कि ये पर्टिकुलर एक स्ट्रीम को लेकर चल रहा है। अभी आने वाले टाइम में ये स्ट्रीम खत्म हो जाएंगे, हम सिर्फ ग्रेजुएशन करेंगे। हमारी चॉइस है कि हमने कॉमर्स लिया है लेकिन फिर भी हमको बांसुरी बजाना पसंद है, म्यूजिक सीखना पसंद है, तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ। या सपोज मान लीजिए हम ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के बच्चे हैं, आने वाले टाइम में हमको लगता है कि हमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीखना चाहिए, तो उस पर भी कर सकते हैं कोर्स। और वैक भी आपने देखा है, वैल्यू एडेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो मान लीजिए कॉमर्स का कोई बच्चा आता है, अब हम उसको गांधी पढ़ाते हैं, तो कई बार बच्चों को लगता है कि हम तो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, हमारा एक अलग ह्यूमैनिटीज के तो हम ये गांधी को क्यों पढ़ें। तो भाई जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो उस समय के समाज के बारे में भी पढ़ते हैं, गांधी के आइडियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय बहुत सारे महापुरुष थे जिनके और आइडियाज़ को हम शायद ही पढ़ते हैं। तो उसी से हमें ये निकल कर सामने आता है कि हमारे लिए समाज और देश क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ हमारी अपनी नहीं है। इस शिक्षा को अगर कोई प्रदान कर रहा है तो इसमें बहुत सारे लोगों के रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग लगे इस शिक्षा में, तो हमारा भी एक कर्ज है कि हम शिक्षा ग्रहण करें और धीरे धीरे उसको समाज में बांटेंगे। तो ये सारे कोर्स हमारे अंदर उन्हीं मानवीय जो मूल्यों को जगाने का भी प्रयास करते हैं और हमारी दृष्टि को भी विकसित करने का काम करते हैं। जैसे इन सारे कोर्सेज, जो बैक हो गया, इसी हो गया, जो हमारी एबिलिटी को इन्हेंस करता है, स्किल इन्हेंस करता है, तो ये सारे काम धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करने के द्वारा दूसरी असामाजिक आवश्यकताओं को लेकर हमारी दृष्टि में विकास करते हैं, ताकि हमें उनकी भी आवश्यकताओं के प्रति हम संवेदनशील बने और अपने कर्तव्य को निभाएं। सर एक जैसा कि आपने बात करी कि अब हम भारतीय संस्कृति, धन्यवाद।
सर आपने जैसे बात करी अभी कि हम नए एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसे स्किल एनहांसमेंट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरह अब जो नया एजुकेशन मॉडल आया है भारत में, भारतीय शिक्षा को लेकर, वो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल्स की बात हो रही है और स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय शिक्षा नीति अभी नहीं आई है, बट भारत सरकार इसको लेकर बहुत समय से प्रयास कर रही है, स्टार्टअप इंडिया खोलकर, मेक इन इंडिया खोलकर। तो इसका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका स्किल्स और स्टार्टअप कल्चर को लेकर कैसे प्रमोशन? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये शायद मैं पिछले में ही मुझे इसको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना था शायद। जैसे शिक्षा प्रणाली जो भी है, हम मानते हैं वर्तमान में शिक्षा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, ये भी आवश्यक है। तो हम इंडिविजुअल बीइंग भी हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमारे पास अपने मौलिक आइडियाज़ भी होंगे। तो जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम ऊपर तक जा रहे हैं, तो उसमें हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, हमारे आइडियाज़ को, क्रिएटिव थिंकिंग्स को जो हमारी हैं उनको इन्हेंस करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होगा उसको इन्हेंस करेंगे। तो हम आने वाले समय में तैयार होंगे कि कोई टास्क हम कैसे लेकर हैंडल करते हैं। तो अब हम सबको पता है कि जो समाज या जीवन चल रहा है, हम सबको ग्लोबली स्ट्रेंथन होना है, क्योंकि अभी हम केवल एक देश में रह ज़रूर रहे, लेकिन आवश्यकताओं पर हम पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट है और पूरी दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो ग्लोबल वर्ल्ड है, हमें आता है बनाना, कुछ ऐसी उसकी डिमांड बाहर भी हो सकती है, तो उनको भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अभी दोनों तरफ से ये चलेगा। तो अब हम क्या है, मान लीजिए कि किसी दूसरे देश में कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, तो हमारे यहाँ बच्चा उसको पढ़ रहा है, उसके अंदर भी आइडियाज़ आएगा कि हम भी इसको ले सकते हैं, हम भी कुछ नया कर सकते हैं। तो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट यही था कि मान लीजिए बच्चा ग्रेजुएशन में आया, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास आइडियाज़ हैं, तो अब हम ग्रेजुएशन में ही उसको ऐसा माहौल और रिसोर्सेज अवेलेबल करा दें, कॉलेज लेवल पर ही या यूनिवर्सिटी लेवल पर ही या बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशंस के द्वारा, कि वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको रिसोर्सेज की प्रॉब्लम ना हो, दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स ना हो, और एक जो टीम चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स ना हो। तो स्टार्टअप नॉर्मली हमने देखा है 2 से 3 लोग, 4 लोग मिलकर ही इनिशिएट करते हैं, बाद में वो सोसाइटी तक जाता है अगर उनका इनोवेशन अच्छा होता है। तो एक तो हमारा जो इनोवेशन को, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों चीज़ों को ये बढ़ाने, आगे ले जाने का काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, और हमने उसके लिए फंडिंग ली। तो अभी तक क्या है कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले तक हायर एजुकेशन में फंडिंग के लिए हमारा यूजीसी और एआईसीटी इस मामले में हेल्प करते हैं। अभी इन्होंने ज़रूर कहा है कि एक नेशनल जो रिसर्च फाउंडेशन हम बनाएंगे, कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में जाकर इस तरह के इनोवेशन में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको जो फंडिंग प्रॉब्लम हो कैसे हम उसको लेस करें, ताकि उनको फंडिंग एक इशू ना रहे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को प्रत्येक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में खड़ा किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर आइडिया। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ में तो मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप कल्चर की सर बात कर रहे हैं, और जो स्टार्टअप कल्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, इसको लेकर रामानुजन कॉलेज काफ़ी पहले से इस पर काम कर रहा है। खास करके जो आईआईसी यूनिट है हमारी, जिसके तहत आप आज ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारे कॉलेज में 2018 में ही उन्होंने स्किल सेंटर्स की भी स्थापना की है। और आईआईसी कॉलेज स्टार्टअप कल्चर को बहुत पहले से प्रमोट कर रहा है। हम सेवरल विजिट्स भी कराते हैं, स्पीकर सेशंस भी होता है हमारे कॉलेज में। बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योरशिप के लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं या बनने की राह में, वो भी आकर हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। सर थोड़ा और इसको हाईलाइट करके हमें बताएंगे कि आईआईसी जो रामानुजन कॉलेज की है, या आईआईसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है? बिल्कुल, आईआईसी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जैसे एक सबसे बड़ा जो चेंज आया कि पहले एमएचआरडी हुआ करता था, लेकिन 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई, तो 2022 में जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो पहला काम किया कि हमने एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बेसिकली एक काउंसिल है इंस्टीट्यूशंस के लिए, इनोवेशन काउंसिल्स। तो ये फंड करती है यूनिवर्सिटीज़ को और इंस्टीट्यूशंस को जो इस क्षेत्र में काम करना चाहें। तो बेसिकली उसको आईआईसी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस इनोवेटिव काउंसिल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका प्रावधान किया है, और मतलब मेरा ये मानना है कि रामानुजन कॉलेज के लिए एक उपलब्धि है। देखिए, भारत सरकार का एक था कि नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर
इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहती है, जिससे हमारे यूथ को भी अवसर मिले, मौका मिले। हमारे पास आइडियाज़ की कमी बिल्कुल नहीं है, एनर्जी की कमी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रॉब्लम थी उनको गाइड करने वाले टीचर्स की, प्रॉब्लम थी उनको जो मिलने वाले रिसोर्सेज जो उनको हेल्प आउट कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स थी। बट धीरे धीरे सरकार उसको कम कर रही है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभी तक लगभग 3% से थोड़ा सा कम हम जीडीपी का खर्चा करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिमार्केबल है, जो कहती है कि हम 6% ऑफ जीडीपी हम खर्च करेंगे अपनी शिक्षा पर आने वाले टाइम में। तो अगर भारत सरकार ऐसा करती है, देखिए 3 से 6% होना मतलब डबल। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि अचानक से तो नहीं होगा, लेकिन सरकार का मानना है कि 2030 तक जाकर वो अपने इस चीज़ को पाने का प्रयास करेगी। तो अगर सरकार इस खर्च को सुनिश्चित कर देती है तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। हम आप देखेंगे इसको कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने सोचकर जो जिस आशा और विश्वास के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। दूसरा, जैसे आईआईसी है, तो रामानुजन कॉलेज की मैं बात कर रहा था, रिमार्केबल है कि 2018 में हमने गठित किया। जब स्टार्टअप्स की बात चल रही थी भारत में, बहुत सारे लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे थे। इवन जो 100 टॉप स्टार्टअप थे उनको सम्मानित करना, उनके आइडियाज़ को जानना, सरकार ऐसे काम भी कर रही थी 2018 में, जबकि हमारी पॉलिसी आकर इम्प्लीमेंट होती 2022 में। 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आती है। उसके थोड़ा पहले ही रामानुजन कॉलेज ने उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। तो ये रामानुजन कॉलेज के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। और हमारे नो डाउट स्टूडेंट्स ने भी उसमें अपना पूरा सहयोग दिया होगा, तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और मेरा मानना है कि आईआईसी में हम क्या करते हैं, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में जो हमारे आइडियाज़ हैं, तो क्रिएटिव, हम जैसे बार बार बोलते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग को इन्हेंस करता है। हमारे क्या आइडियाज़ हैं उसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें अट्रैक्ट करता है। हमें ये देखने के लिए कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसके लिए हमारे पास फंडिंग के लिए एजेंसीज़ हैं। दूसरा, कोलैबोरेशंस के लिए प्रमोशन करना, कि आप मान लीजिए अभी हम सबको पता है कि अबू धाबी में भारत की जो आईआईटी दिल्ली है वो अपना कैंपस खोलने जा रही है। तो हमें सबको पता है कि शिक्षा आने वाले समय में केवल एक देश में रुक ही नहीं रहे, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि इनोवेशन में इतने चेंजेस आ रहे हैं कि अगर हम केवल एक जगह रुके रह गए तो हम दूसरी जगह जो बदलाव आ रहे हैं उसको कैसे जान पाएंगे। तो बेटर है कि पूरी दुनिया, चूँकि हम सभी आज ग्लोबल वर्ल्ड्स में जी रहे हैं, तो आज यूएस में कुछ होता है तो साइमल्टेनियसली 2 मिनट में हमें भी पता चल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन एज है और ग्लोबल हमारे कंसर्न्स हैं, तो हम उनके साथ रहे बिना रह नहीं सकते। तो अभी आईआईटी अपने कैंपस खोल रही, विदेशी बहुत सारे विश्वविद्यालय आ रहे हैं, टॉप जो 50 को भारत सरकार ने परमिशन दिया। पहले उनके लिए कुछ था कि 50 करोड़ का कॉर्पस रखना होता था, अभी वो कंडीशन भी हटा ली। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय अभी ओपन भी हुए हैं, और आने वाले टाइम में विदेशी विश्वविद्यालय। अभी तक क्या होता था कि यहाँ का कोई कॉलेज या यहाँ की कोई यूनिवर्सिटी एफिलिएट करती थी और दिखाती थी कि हमारा इस इंस्टीट्यूट के साथ, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उसके साथ एफिलिएशन है। बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे, मुझे लगता है विदिन 1 और 2 ईयर, कि बहुत सारे विदेशी कैंपस भारत में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे छात्रों को इसमें एक तो पैसा बचेगा, बिल्कुल। हर साल 5 से 6 लाख विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में इसमें जाते हैं। तो हम उसमें से हम ये कहते हैं कि ठीक है 5 से 6 लाख हम उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये संख्या तो बढ़ेगी आने वाले टाइम में। जैसे जैसे हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, एनईपी के कारण उसकी स्थिति अच्छी होगी, तो एजुकेशन में बच्चे ज़्यादा आएंगे, तो उनको भी एक अवसर मिलेगा। जो बच्चे वहाँ जा सकते हैं वो शायद यहीं रह के पढ़ाई करेंगे, और दूसरा उससे उनका पैसा भी बचेगा। पैसा बचेगा तो हमारे देश का ही पैसा बचेगा। तो रामानुजन कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया है इस मामले में। और मैं जो हमारे नए प्रधानाचार्य महोदय आए हैं प्रोफेसर रसाल सिंह जी की, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दो कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। उनके बारे में लगातार 2012-3 और 4 से उनके आर्टिकल वगैरह निकलते थे, बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में एक अच्छे शोधार्थी रहे हैं, और अभी भी लिखने पढ़ने के काम में, इवन इस तरह के काम में वो आगे बढ़कर एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम कैसे अपने इंस्टीट्यूट को आगे ले जाएं। तो अगर रामानुजन का आईआईसी बेहतर कार्य कर रहा है और उसको ऐसी लीडरशिप मिल गई, तो नो डाउट आने वाले समय में एक आईआईसी जो है रामानुजन कॉलेज का एक अलग पहचान स्थापित करेगा। सर, हमारा जो पॉइंट था, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनके भाषण जब हम सुनते हैं, उनका एक फोकस जो होता है स्टार्टअप को लेकर, कि जो भारत में एक आइडिया है, पुराने एस्पेक्ट्स पर जब हम बात कर रहे थे कि जॉब सीकर मार्केट है काफी, और अब जॉब क्रिएटर मार्केट है, उसमें आपको कैसे लगता है कि आईआईसी का जो स्टार्टअप कल्चर है, जो हम
गरीब तबके से भी अगर लोग आते हैं और अपने आइडियाज़ उनके अच्छे हैं तो हम उनको प्रमोट करते हैं। तो ये नेशनल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पर ही सही कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, शब्दों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, नो डाउट। और जो शब्द, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी तक होता था जैसे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको हिंदी में बोलते थे विकलांग। जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने एक सोच ही बदलने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने उसको प्रश्न किया कि शब्द बदलने से क्या होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो विकलांग व्यक्ति को दिव्यांग कहना, वो विकलांग ही है, वो दिव्यांग माने शारीरिक कमजोरी उसकी जो है, या शारीरिक असमर्थता या समर्थता, वो वही है। लेकिन शब्दों ने उसके अंदर ये भाव पैदा किया कि मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ, मुझ में कमी नहीं है। विकलांग वर्ड आपकी कमजोरी को इंगित करता है, दिव्यांग आपकी शारीरिक सामर्थ्य को बताता है। अभी हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे मित्र बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओलंपिक में बहुत सारे लोग गए हैं और बहुत गोल्ड मेडल जीत के लाए, 29 पदक जीते। तो अब ये शब्दों का, तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उनसे सहमत रहूं कि हम जॉब सीकर से, एक होता है, पहले इस तरह की सिचुएशन ही नहीं थी। आप आज से 20-30 साल पहले के बारे में सोचें, तुम्हारे पास विकल्प बहुत कम थे। अभी आप सोचिए कि एआई का टाइम आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एआई की वजह से नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह के इनोवेशन में, इस तरह के स्टार्टअप्स यूज़ करने के लिए, आगे चलाने के लिए हम लोगों को अपने रिसोर्सेज देंगे, तो मेरा मानना है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी अभी चेंजेस आ रहे हैं साइंस के क्षेत्र में, उसको यूज़ करके हम दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारे पास डिविडेंड है, पॉपुलेशन डिविडेंड है, और हमारे पास जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट पूरी दुनिया को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सबको पता है। तो ज़रूरत है उस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को यहाँ रोक कर रखने की। तो एक तरह का भाव बदलने का उन्होंने निवेदन किया, या एक तरह से लोगों को एक सुझाव दिया कि हम इस माइंडसेट से बाहर निकलें हमेशा कि हमें कुछ लेना है, इससे आए कि हमें कुछ देना है। तो इसी भाव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नो डाउट इसमें देखिए होता क्या है कि जब हम इस भाव को लेकर कि मुझे कुछ काम करना है, तब स्टार्टअप आप करते हैं तो आपके पास आइडियाज़ होता है। आइडियाज़ फुलफिल करने के लिए आपको रिसोर्स और इंफ्रा, अगर स्ट्रक्चर आपको मिल गया, तो आप नो डाउट, आप सपोज करिए आपने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे लोगों को चलने फिरने में आसानी हो। तो जब आप उस डिवाइस को बनाएंगे तो एक तो आपके अंदर एक आइडिया आया जो आपने समाज के साथ शेयर किया। अगर आपका वो आइडिया काम कर गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ेगी तो नो डाउट आपको उसके लिए एक इंडस्ट्री के साथ जाना पड़ेगा। किसी इंडस्ट्री को आप अप्रोच करेंगे, इंडस्ट्री आपको हेल्प आउट करेगा, तो उसमें अल्टीमेटली रोजगार किसको मिलेगा? लोगों को, पब्लिक को रोजगार मिलेगा। तो आइडिया आपका, हेल्प आपने किससे ली? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को आपने अपना आइडिया सेल आउट किया, इंडस्ट्री ने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, और इंडस्ट्री ने उसी समय कुछ लोगों को जॉब पर भी रखा, क्योंकि आपके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको वर्कफोर्स की ज़रूरत है। उनको भी ट्रेनिंग एक्सपर्टीज़ या ट्रेनिंग के द्वारा एक्सपर्टीज़ उनके अंदर पैदा की जाएगी। तो धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर को शायद प्रमोट करने का यही विजन है कि हमारे छोटे छोटे आइडियाज़ को भी ग्राउंड पर अंकुरित होने का समय मिलेगा और वो अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके टाइम के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है सर आपको अच्छा लगा होगा हमारी बातचीत। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ शायद कुछ कमियां रह गई होंगी तो उनको पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा। व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उम्मीद है आपको मजा आया होगा सर। एक क्योंकि आपके कॉलेज में इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और साथ में जो नए लोग आए उन्हें प्लीज़ आप एक बार रिक्वेस्ट करें कि IIC के मुहिम के साथ जुड़े। भारत सरकार में जो नया आइडिया है स्टार्टअप का, कल्चर का, स्टार्टअप कल्चर में हमारे साथ जुड़े, इनोवेशन आइडियाज़ लाएं और देश के सेवा में कुछ सहयोग करें। कॉलेज में हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे स्टूडेंट साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नए आए हैं, और बहुत सारे लोग आने वाले समय में आएंगे। तो नई शिक्षा नीति हम सबके लिए एक संभावनाओं के द्वार खोलती है। तो हम सबको भी अपने आप को तैयार करना है उसके लिए कि कैसे उन संभावनाओं को हम अपने जीवन को अच्छा करने में, श्रेष्ठ करने में, और साथ ही साथ समाज को भी अच्छा देने में कैसे उपयोग कर पाएँ। नो डाउट IIC हम सबके लिए एक उपलब्धि का एक अवसर है रामानुजन कॉलेज के लिए, क्योंकि रामानुजन कॉलेज अभी बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने IIC को अपने इम्प्लीमेंट किया है। तो नो डाउट अगर रामानुजन कॉलेज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है तो आप आइए, अपने अंदर जो क्षमताएं हैं, अपने अंदर जो विचार हैं, आपके आइडियाज़ हैं, तो आइए, रामानुजन कॉलेज आपका स्वागत करता है और आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रदान करने के लिए तत्पर है। रामानुजन कॉलेज
IIC आप सबका स्वागत करता है। तो मित्रों आइए और अपने सपनों को, अपने पंखों को नई उड़ान दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।